कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म होते ही उसके नाम के साथ भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सरनेम जुड़ गया। एक ऐसा परिवार जिसके घर से भारत के प्रधानमंत्री निकले। एक ऐसी दादी जो देश की प्रधानमंत्री थी और जिनकी हत्या ने उस बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा पिता जो खुद प्रधानमंत्री बने और फिर आतंकवाद की एक घटना में मारे गए। और वही बच्चा कुछ दशकों बाद, जी हां, कुछ दशकों बाद भारत की संसद में विपक्ष का कद्दावर नेता बनकर उभरे। नाम है राहुल गांधी। एक ऐसा नेता जो एक छोटे मोटे परिवार से नहीं, एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता था। यह कहानी है विरासत की, उम्मीदों की, असफलताओं की, लगातार चुनावी हार की, आलोचना की, लगातार हर जगह उनकी आलोचना की गई और साथ में एक राजनीतिक बदलाव की। और शायद सबसे ज्यादा खुद को बदलने की कोशिश जो लगातार वो कर रहे हैं, हर लम्हे कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को लेकर भारत में दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव दिखाए गए। एक नैरेटिव कहता है डायनेस्टी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है, यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स का मतलब वो पॉलिटिक्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते जा रहा है। और दूसरा नैरेटिव वही कहता है उन्हें लगातार अंडर एस्टिमेट किया गया और उन्होंने जमीन पर जाकर खुद को बदला, एक बेहतर इंसान, बेहतर पॉलिटिशियन बनने का काम किया। यहीं पर एक पक्ष एक कमजोर नेता कहता है तो वहीं पे दूसरा पक्ष उन्हें सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण विपक्षी चेहरा मानता है। क्या राहुल गांधी शुरुआत से ही राजनीति के लिए तैयार थे? सबसे बड़ा सवाल। क्या वह सिर्फ परिवार की वजह से राजनीति में आए? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल। 2004 में अमेठी से शुरुआत करने वाला राहुल 2014 में इतनी बड़ी हार के बाद किस तरह 2024 में विपक्ष का केंद्रीय चेहरा बन गया? तीसरा सवाल। 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? तीसरा सवाल। जोड़ो यात्रा ने वास्तव में उनकी इमेज कितनी बदली? ये अगला सवाल। 2023 में उनकी संसद सदस्यता क्यों चली गई? और फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि वही राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से जीते और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए? और आज अगस्त की बात करते हैं। अगस्त 2026 में वह किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं? आज की इस पूरी कहानी में मेन हीरो राहुल गांधी रहेंगे। कहने का मतलब कि हम उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। हम उनकी जर्नी और टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लोकतंत्र में किसी नेता को समझने का सबसे सटीक और अच्छा तरीका है उसकी पूरी जर्नी को एक साथ देखना। तो चलिए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं 19 जून 1970 से। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता थे राजीव गांधी और मां थी सोनिया गांधी। उनकी दादी थी इंदिरा गांधी और उनके परदादा थे जवाहरलाल नेहरू। यानी राहुल गांधी का जन्म किसी सामान्य राजनीतिक परिवार में नहीं हुआ था। राजनीति उनकी विरासत में थी। यह भारत के सबसे प्रभावशाली
राजनीतिक परिवारों में से एक था। लेकिन एक बात को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहमियत रखता है समझना, कि बचपन में राहुल गांधी ने राजनीति को केवल शक्ति के रूप में नहीं देखा, उन्होंने राजनीति को ट्रेजेडी के रूप में भी देखा। 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसमें राहुल गांधी महज 14 साल के थे। यह घटना सिर्फ देश की राजनीति को नहीं, इसने गांधी परिवार की सिक्योरिटी को भी पूरी तरह बदल दिया। और राहुल और उनकी बहन प्रियंका की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। और फिर कुछ वर्षों बाद उसके पिता भी उसी हिंसक राजनीति के शिकार हो गए। इस बैकग्राउंड को समझे बिना राहुल गांधी की पर्सनालिटी को समझना थोड़ा अधूरा होगा। तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, इस बैकग्राउंड को समझने की हम कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण उनका एजुकेशनल जर्नी कई बार बाधित रहा, बदला गया। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में अंडर ग्रेजुएट स्टडी शुरू की। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। लेकिन पिता राजीव गांधी की 1991 में हत्या के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन फिर से बदल गई। उन्होंने अमेरिका के रोलिंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। यानी राहुल गांधी का एकेडमिक जर्नी सीधा और अनइंटरप्टेड नहीं था। काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस का उन्हें सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी और परिवार की परिस्थितियों ने इसे कई बार प्रभावित किया। और एक दिलचस्प बात, राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी ने प्रोफेशनल लाइफ भी शुरू की थी। उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया। बाद में वो भारत लौटकर बिजनेस सेक्टर में भी काम किया। इसका मतलब यह है कि वह सीधे कॉलेज से निकलकर संसद नहीं पहुंचे, बीच में उन्होंने स्ट्रगल किया। कम से कम फॉर्मली उनकी राजनीति की एंट्री 2004 में हुई। और यही वह पॉइंट है जहां उनकी कहानी एक नए फेज में प्रवेश करती है। न्यू एंट्री, पॉलिटिकल एंट्री ऑफ राहुल गांधी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी ने तत्काल सक्रिय राजनीति से डिस्टेंस कर लिया। राहुल गांधी भी राजनीति से अपने आप को दूर रखने लगे। यही एक बड़ा सवाल पैदा होता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि अगर राहुल गांधी चाहते तो वो बहुत पहले राजनीति में आ सकते थे, उनके पास मौका भी था। लेकिन उन्होंने तुरंत राजनीति में एंट्री नहीं लिया। उन्होंने पढ़ाई पूरी की, फिर प्रोफेशनल कैरियर बनाया। लेकिन गांधी परिवार के नाम से पूरी तरह दूर रहना भी उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि भारत में सरनेम सिर्फ सरनेम नहीं था। गांधी सरनेम सिर्फ सरनेम नहीं था, वह एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन था, एक विरासत था। और 2000 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के भीतर एक सवाल तेजी से उठ रहा था, क्या राहुल गांधी राजनीति में आएंगे? 2004 भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और अचानक एक अनाउंसमेंट होती है।
राहुल गांधी राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की फैसला की। जी हां, अमेठी, यह कोई रैंडम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यह कोई रैंडम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, यह गांधी परिवार की राजनीतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। राहुल के पिता राजीव गांधी यहां से चुनाव जीत चुके थे और अब बेटा उसी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने जा रहा था। 2004 में राहुल गांधी पहली बार लोकसभा चुनकर पहुंचे। यह उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत के साथ ही दो अलग ओपिनियंस बने। समर्थकों ने कहा कि नई पीढ़ी आ गई, राहुल गांधी एक नई पीढ़ी थी उस समय। आलोचकों ने कहा कि यह सिर्फ सरनेम की पॉलिटिक्स है, क्योंकि उनके पीछे सरनेम गांधी लिखा हुआ था, तो आलोचकों ने कहा कि यह सरनेम की पॉलिटिक्स है। और राहुल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्या वह सिर्फ राजीव गांधी के बेटे हैं या अपना राजनीतिक आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उस समय में था। संसद में पहुंचने के बाद राहुल गांधी का ध्यान सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने यूथ पॉलिटिक्स पर जोर दिया, क्योंकि खुद यूथ थे, इसलिए उन्होंने यूथ पॉलिटिक्स पर जोर दिया। उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस की युवा इकाइयों में इंटरनल इलेक्शंस और ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन हो। इसलिए उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया। राहुल गांधी का एक रिकरिंग आइडिया था। क्या आइडिया था? कि अगर कांग्रेस को भविष्य में मजबूत होना है तो उसे सिर्फ बड़े नेताओं पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसे बूथ लेवल तक नए लोगों को लाना जरूरी है। ये एक कंसर्न राहुल गांधी लेके आ रहे थे, लेकिन यही फेज क्रिटिसिज्म से भी बड़ा था। कई लोग कहते थे कि राहुल गांधी स्पीचेज और पॉलिटिक्स में अभी इनएक्सपीरियंस है। स्वाभाविक था, उन्हें खुद की इतनी बड़ी अनुभव नहीं थी। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल को लेकर भी ढेर सारे सवाल खड़े हुए और धीरे धीरे एक इमेज बनने लगी। राहुल गांधी इज नॉट रेडी येट। लेकिन राजनीति में कोई परमानेंट इमेज नहीं बनता। याद रखिए, राजनीति में कोई छवि आपकी परमानेंट नहीं होती, क्योंकि आने वाले 10 साल उनकी पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बदलने वाला। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लेड यूपीए ने अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने अमेठी से फिर जीत हासिल की। यह वह समय था जब कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को भविष्य के नेशनल लीडर के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन यहां एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए आगे नहीं आए। वो चाहते थे तो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आ सकते थे। उन्होंने गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रियल पोजीशन भी नहीं लिया। उनका फोकस संगठन और यूथ पॉलिटिक्स पर ज्यादा था। वो चाहते तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। यह स्ट्रेटजी सही थी या गलत, इस पर आज भी डिबेट है। लोग ये कहते हैं अगर वो उस समय प्रधानमंत्री बन जाते शायद कांग्रेस की हालत आज से बेहतर होती। एक तरफ कहा गया कि उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिक्स सीखने का रास्ता चुना, दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उन्होंने कुछ अलग ही बातें कही। अगर वह नेशनल लीडरशिप का चेहरा है तो उन्हें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं देना चाहिए। ये अपोजिशन ने ये सवाल उठाया, ये क्रिटिक्स करने वाले ने सवाल उठाया। यानी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का एक रिकरिंग पैटर्न बन चुका था। वह सत्ता से बहुत करीब थे, लेकिन सत्ता के एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से अक्सर अपने आप को दूर रखे।
2010 के दशक की शुरुआत तक भारत में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बदलने लगा। यूपीए सरकार पर करप्शन एलिगेशंस तेज होने लगा। वहीं पे अन्ना हजारे मूवमेंट आ गया। एंटी करप्शन सेंटिमेंट बढ़ने लगा। सोशल मीडिया की एंट्री हो गई। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स तेजी से बढ़ने लगी और बीजेपी नरेंद्र मोदी के लीडरशिप मॉडल के साथ नेशनल पॉलिटिक्स में तेजी से आगे बढ़ रही थी। राहुल गांधी के लिए यह एक बड़ा चैलेंज था। उनकी समस्या सिर्फ अपोजिशन ही थी। उनकी समस्या यह थी कि उनकी अपनी पार्टी को लेकर जनता के बीच सवाल बढ़ रहे थे। जनता लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे। 2013 में राहुल गांधी के वाइस प्रेसिडेंट बने। अब वो प्रैक्टिकली पार्टी की नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप का सेंट्रल फेस बन चुके थे। लेकिन इसी दौरान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को नेशनल कैंपेन का चेहरा बना दिया। और फिर आया 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे निर्णायक चुनावों में से एक था। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी, लेकिन चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत ही खराब रहा। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 44 लोकसभा सीटों तक सिमट गई। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव जीत लिया, लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई और यहीं से राहुल गांधी की आलोचना पहले से कई गुना बढ़ गई। उन पर सवाल उठे, क्या वह नेशनल लीडर बनने के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए उठा। क्या कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन की जिम्मेदारी लीडरशिप की है? क्या गांधी परिवार की पॉलिटिक्स अब आउटडेटेड हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, लाख टके का सवाल, क्या राहुल गांधी 2014 के बाद कांग्रेस को वापस खड़ा कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था और सबसे बड़ा सवाल था। राहुल गांधी के सामने अब केवल चुनाव जीतना नहीं था, उन्हें एक ऐसी पार्टी को रिवाइव करना था जो नेशनल इलेक्टोरल कंपटीशन में बहुत ही पीछे जा चुकी थी। दो 2014 से 2017 की कहानी। 2014 से 2017 तक राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टाइल धीरे धीरे बदलता दिखा। वह किसानों, लैंड एक्विजिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर ज्यादा एग्रेसिव क्रिटिसिज्म करने लगे। लेकिन उनकी पब्लिक इमेज अभी भी कमजोर थी। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार मीम्स बनते रहे। उनके स्पीचेस की क्लिप्स, लगातार छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती रही, कभी पॉजिटिव तरीके से, कभी नेगेटिव तरीके से। लेकिन इस फेज में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी हुआ। राहुल गांधी ने धीरे धीरे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के साथ साथ स्ट्रीट पॉलिटिक्स पर भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और फिर 2017 में उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया। अब पहली बार गांधी परिवार की अगली पीढ़ी के पास पार्टी की औपचारिक सर्वोच्च जिम्मेदारी थी। दिसंबर 2017 राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। यह उनके कैरियर का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग। 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कई मुद्दे उठाए।
जिसमें सबसे चर्चित कैंपेन थीम में से एक था राफेल डील। राहुल ने सरकार पे गंभीर आरोप भी लगाए। एक राजनीतिक स्लोगन था, चौकीदार चोर है, जो उसमें एक स्लोगन लगाया गया था। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट ने कांग्रेस की उम्मीद को फिर से चकनाचूर कर दिया, फिर से एक तगड़ा झटका लगाया। बीजेपी ने दोबारा बड़ी जीत हासिल की, पहले से बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस की सीटें 52 तक पहुंची, थोड़ी बड़ी। राहुल गांधी ने अमेठी सीट भी गंवा दिया, वहां से स्मृति ईरानी चुनाव जीत के आई। यह व्यक्तिगत रूप से उनके करियर की सबसे बड़ी इलेक्टोरल सेटबैक में से एक था। हालांकि उन्होंने केरला की वायनाड सीट से चुनाव जीती, लेकिन उनके लिए सेटबैक था कि वो सीट जहां लगातार इतने सालों से परिवार जीत रहा है, वहां पे वो हार गए। इसलिए 2019 में राहुल गांधी संसद में रहे, लेकिन वो अमेठी से नहीं, कहीं और राहुल गांधी के लीडरशिप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। फिर राहुल गांधी ने एक सबसे बड़ा फैसला किया, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और 2019 के बाद राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक अलग तरह का बदलाव दिखा। अब वह सिर्फ चुनावी रैलीज पर निर्भर नहीं, उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, इकोनॉमी के मुद्दे उठाए, माइग्रेंट क्राइसिस के मुद्दे उठाए, सोशल इश्यूज पर लगातार सरकार को घेरने लगे, चैलेंज किया। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान माइग्रेंट्स वर्कर्स का संकट सामने लाया। कांग्रेस ने सरकार की इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज पर सवाल उठाए। कांग्रेस अभी भी कमजोर थी और राहुल गांधी के सामने एक समस्या साफ थी कि अगर पार्टी चुनाव नहीं जीत रही तो उसे जनता से रिकनेक्ट किया जाए। क्या कारण है, क्या वजह है कि जनता उन्हें वोट नहीं कर रही? और शायद इसी सवाल से निकला भारत जोड़ो यात्रा, जो सबसे सफल यात्रा में से एक माना जाता है। सितंबर 2022 राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की कन्याकुमारी से। यह यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल रैली नहीं थी, आम लोगों को जगाने की कोशिश थी। राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर पैदल चलने का फैसला किया। यात्रा दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत तक हुई। जनवरी 2023 में श्रीनगर में यात्रा खत्म हुई। लगभग 150 दिनों की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से वो गुजरे। यहां राहुल गांधी की पब्लिक इमेज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बहुत बड़ा इजाफा हुआ। पहले उनकी तस्वीर अक्सर पार्लियामेंट में